प्रचार करना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितने भी चित्र बनाते हैं उन पर काले रंग का पेंट कोट हो। कानून की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। संविधान को रक्षा अगर करना है तो इन सोच को बदलो, तभी आप बदल पाओगे। वरना ये एजेंसियों में फोटो में जाती है ना, दिल्ली में जाती हैं, ऊपर बड़ी एजेंसियों में जाती हैं, तो बीएसपी के प्रोग्राम की जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज जो हरियाणा का जींद जिला उसमें अधिकार दिवस रैली मनाई जा रही है और ये क्या कारण है, किस कारण मनाई जा रही है, ये पूछेंगे जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पूनम बरवाला से। सर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है अधिकार दिवस के रूप में। मनाई क्यों जा रही है सर? हमारी जो 36 प्रकार की जातियाँ हैं, दानक, चमार और सहसी, वो अपने अधिकारों से सर वंचित है। उनके अधिकारों को सर कोई और खा रहा है। स्पेशली सर वीडियो के सामने हम कास्ट का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट वो पढ़े लिखे होने के बाद भी सर बेरोजगार है। हम मतलब घर घर जाकर हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर जींद के इलाके में रामराय गेट और भी अलग अलग जगह पर जाकर हमने लोगों को मैसेज किया कि 30 अप्रैल को बहुत बड़ा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आप उधर आना। आप यहाँ पर आप आ चुके हैं। सब लोगों का बस एक ही विषय है सर, हमें हमारा हक मिले। हक जैसे सर रोज़गार मिले। रोज़गार में हम यदि हम पढ़े लिखे हैं सर, पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे पास नौकरी नहीं है, ऐसी हमारी स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर, अधिकार अभी आपने कहा हमारा अधिकार कोई और खा रहा है, तो इसमें जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था वो तो आपको पूरा मिला हुआ है, उसमें कौन गए? नहीं सर, आरक्षण बाबा साहब ने दिलवाया है, वो हमें शिक्षा में मिल चुका है, लेकिन रोज़गार में नहीं मिल चुका। ठीक है, शिक्षा में हमें आरक्षण सरकार ने दे दिया। शिक्षा जैसे कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको कम, उनकी सैलरी में जैसे कम पैसे लगते सर उनके, और नंबर थोड़े से कम डाले जाते हैं। लेकिन जो हमारा मेन जो मुद्दा है सर वो हमारा रोज़गार है। रोज़गार में हमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है और रोज़गार के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर। मैडम, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अभी आप मैडम ने कहा हमारा रोज़गार कोई और खा रहा है, ये जो ए और बी का क्या था? सर ये सर ए और बी, जैसे कि मैं इंदिरा साहनी केस की बात करूंगी। ओबीसी का एक ऐसा तबका था जहां पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था। बहुत से लोग थे जो प्रतिनिधित्व से वंचित थे। उस केस की एक ऐसी बेंच थी जिसने 9 बेंच की बैठक को पीछे खदेड़ दिया और 5 बेंच की बैठक के कारण इंदिरा साहनी केस सफल हुआ। यानी कि ओबीसी ए, बी और सी निकाला गया। जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, ये उसकी बात है। इसी प्रकार शेड्यूल कास्ट में भी ऐसी बहुत सारी जातियां आती हैं जो आज अपने प्रतिनिधित्व यानी कि अधिकार से वंचित है। तो इंदिरा साहनी केस की मैं बात करते हुए गुरनाम सिंह आयोग रिपोर्ट पर आऊँगी। अगर 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 की कोई जनगणना हमारे पास आई नहीं है, तो मुझे 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात रखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं हरियाणा के बहुसंख्यक की, तो हरियाणा में जो बहुसंख्यक जाति की जो गणना है वो 24 लाख के लगभग है। यही जो अन्य जो जातियां बची हैं उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या 26 लाख के आसपास है। कहीं ना कहीं ये जनसंख्या बैलेंस करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात आती है प्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण की, जब बात आती है आरक्षण की बात, वो बहुसंख्यक जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा, जो अन्य जातियाँ बची हैं उनके पास कम। हमारा संविधान सबको बराबर की हिस्सेदारी दिलाता है, सबको समानता से लेकर के चलने की बात करता है। लेकिन जहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व अधिकार नहीं मिलेगा इतनी सारी जातियों को जो आज भी वंचित है, तो हम कैसे समानता की बात कर सकते हैं? हम संविधान को मानने वाले वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर और अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है वो वर्ग की लड़ाई लड़ी है। हमारे महापुरुषों ने जाति की लड़ाई नहीं लड़ी है। और जो ए बी का जो मामला आप बता रहे हैं, वो ए बी कन्वर्ट होकर डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट बन चुका है। वंचित अनुसूचित जातियां, जिसमें कि उन जातियों को लाया गया है जो प्रतिनिधित्व से वंचित थी। DNT बोर्ड बनाया गया, जैसे कि ISC आयोग है। DNT बोर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया जो घुमंतु लोग हैं। लेकिन घुमंतु लोगों का जो 2.5%
20% आरक्षण था वो भी खत्म कर दिया। उन लोगों को, DNT लोगों को शेड्यूल में ला तो दिया, शेड्यूल के बाद DSC में ला तो दिया, लेकिन जो 2.5% आरक्षण उनको मिलता था वो भी खत्म कर दिया। अब आप बात करते हैं कि जो 20% आरक्षण है, 22.5% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को दिया गया, उसमें से हमारी हिस्सेदारी, चाहे वो DNT को मर्ज करने की बात हो, चाहे DSC की बात हो, हम चाहते हैं कि हमें हमारी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी मिले, ताकि हमारी हिस्सेदारी के अनुसार हमारे लोगों को, पढ़े लिखे वर्ग को रोजगार मिल सके। ये है DSC। मैंने ये कहा है कि जो हमारी संख्या के अनुसार आरक्षण का बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक लोगों के पास ज़्यादा चला गया है, लेकिन आरक्षण का प्रावधान उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, वहाँ पर सामाजिक जो स्थिरता है वो भंग वहीं पर हो जाती है। अगर आप 10 घरों में जाएंगे और 10 घरों में जाकर के आप किसी बंदे से पूछेंगे उनके घर में 10 नौकरियां हैं, कहीं आप 100 घरों में चले जाए वहाँ पर 10 नौकरियां भी नहीं मिलती। ये हमारी सामाजिक स्थिरता को भंग करता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बहुसंख्यक लोगों का आरक्षण पे हैवी होना, ये DSC के लोग जो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का अच्छे तरीके से सेपरेशन होना चाहिए, उस आरक्षण का कोई फायदा नहीं है, उस रियायत का कोई फायदा नहीं है जब वो निचले तबके के लोगों तक ना पहुंचे। और DSC के लोगों की यही मांग है कि आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को ये आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज हमारे जो DSC वर्ग में बाजीगर जाति है, सैसी जाति है, पासी जाति है, कबीरपंथी है और जो धाड़क, वाल्मीकि, ओड, ये जो इतनी सारी जातियां हैं, इन जातियों के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग, जो लालची लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन जब इनके हक अधिकारों की बात आती है वो अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोलते। हमारे महापुरुषों ने जो एक दीवार बनाई थी और उस दीवार के अंदर हमें रखा था, और वो दीवार थी प्रतिनिधित्व की दीवार, आरक्षण की दीवार, जिसमें हमें रियायत दी गई, और उसके बावजूद हमारे ही लोगों ने उस दीवार को तोड़ने का काम किया। उन लोगों ने जो इसकी क्रीम खा गए और जो अन्य लोग हैं उस तक वो पहुंचने नहीं दिया गया। मैडम अभी आपने कहा तो जो A और B है, जो A आ गई वो DS, चाहे वो DSC में हो, चाहे वो वर्तमान स्थिति में DSC में आया हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में, वर्तमान स्थिति में शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, जाति विशेष की बात ना तो मैं करती हूँ ना मेरे महापुरुषों ने की है। जो भी व्यक्ति अपनी जाति की बात करता है, जाति के घेरे से बाहर नहीं निकलता है, वो व्यक्ति मलाई खा रहा है। चाहे आप DSC पर क्रीमी लेयर लगा दो, लेकिन सबको समान हिस्सेदारी दो। क्या आपको दे देगी पूरा अधिकार? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर राज्य की जो सरकार है वो नहीं हो सकती। आपको भी जानता है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को पता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों को मान लिया गया है तो इस राज्य की सरकार को मानने में क्या परेशानी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल कर रहा है, लेकिन राज्य की सरकार नहीं कर रही। 2020 में शिक्षा में जो हमें प्रतिनिधित्व दिया गया, उसके लिए हम सरकार का तहे दिल से आभार करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार अब वो A और B अलग होने से आपकी जो नौकरियों के पद है वो पूरे भर पाएगी? देखिए सर, हर किसी कानून या बिल पास हो जाने के बाद एक नई पॉलिसी निकलती है। अगर वो पॉलिसी सही तरीके से काम करेगी तो जो DSC के लोगों की मांग है रोजगार की, वो सही तरीके से वहाँ पर भर पाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को सेपरेट कर देते हैं, उन लोगों की जो संख्या है, जो अधिक संख्या है और कम प्रतिनिधित्व है, तो आप संख्या को बांट करके सब में बराबर की हिस्सेदारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए सर, एक छोटी सी बात है, एक माँ के 2 बेटे, एक शिक्षित है और एक
अपंग अपाहिज है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है जो बच्चा शिक्षित है माँ बाप उसी की सारी नाम प्रॉपर्टी या सारी जमीन वगैरह कर देती है। कहीं ना कहीं बराबर की हिस्सेदारी तो होती है, तो ये बराबर की हिस्सेदारी ही हमें चाहिए। अभी आपने शिक्षित और बेशिक्षित की बात कही। एक बच्चा PhD कर रहा है, एक बच्चा स्कूल में भी नहीं जा रहा, तो जो उसने PhD अपनी मेहनत से करी उसको तो रोजगार मिलेगा, उसको कैसे मिलेगा? सर मैं बिना आंकड़ों की बात नहीं करती हूँ, बिना दस्तावेजों की बात नहीं करती हूँ और अपने महापुरुषों द्वारा दी हुई जुबान से ही बात करती हूँ। मेरे पास मेरा खुद का कुछ नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप मेरे सामने वो आंकड़े लेकर के आ जाए कि एक बच्चा PhD है और एक बच्चा स्कूल भी नहीं गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एजुकेशन बताना चाहूंगी। मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से, B.Litt किया है, मास्टर डिग्री किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से, वकालत की पढ़ाई LLB कर रही हूँ। आप मुझे बताइए क्या मैं अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ? और मेरे जैसे न जाने सैकड़ों कितने उदाहरण हो सकते हैं। फिर आप कहाँ पर इस चीज को तोल सकते हैं कि एक तो PhD किया हुआ लग गया और एक स्कूल ही नहीं गया। हमारी लड़ाई उन शिक्षित वर्ग और उन शिक्षित लोगों के लिए है जो आज प्रतिनिधित्व से वंचित है, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हम यहाँ पर जात की बात नहीं करते, हम यहाँ पर जमात की बात नहीं करते, हम एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर और हमारे महापुरुषों द्वारा बनाई गई विचारधारा और दी गई विचारधारा के साथ काम करते हैं। सर मैडम आपका नाम? उपासना बहादुरगढ़।